जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सभी का आपके YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 6 नंबर लेकर आए हैं और ये जो है भाग 3 सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको 80 प्रश्न 80 अंकों की तैयारी के लिए करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में बिना किसी देरी के। और आपका जो है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 71 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? मगध क्षेत्र की बात की गई है। तो यहाँ पे गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो है, गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था उसे हम मगध के नाम से जानते थे। और यह जो मगध है ये आज का क्या है, आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। आधुनिक पटना के नाम से मगध क्षेत्र को जाना जाता था। ठीक है। और मगध का उत्कर्ष की बात करेंगे तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष हुआ था। 6वीं शताब्दी में। ठीक है, इसका मगध का उत्कर्ष माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 और सूची 2। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1556 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1527 में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था जो घाघरा का युद्ध हुआ था ये 1529 में हुआ था और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A3B4 और यहाँ पे फिर घाघरा का युद्ध C2 हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म का सुधारक था? यह था आपका दयानंद सरस्वती। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस पर आधारित था? तो ये हिंदू धर्म पर आधारित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है कांग्रेस ने अपना पूर्ण जो स्वतंत्रता का लक्ष्य था उसको घोषित किया था। और कब? ये 31 दिसंबर को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां पर इसने घोषित किया था। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पेंटिंग की उस शैली की पहचान कीजिए जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया था। पेंटिंग की जो मराठा शैली को प्रभावित करने वाली शैली थी उसको हम कहते थे राजपूत कला, राजपूत आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया, किसने फहराया था? ये फहराने वाले थे आपके विद्यार्थी। इन विद्यार्थियों ने इसको फहराया था। ठीक है। 11 अगस्त 1942 को। और इसी में क्या हुआ था, जिसमें जो 7 छात्र थे वो भी मारे गए थे, क्योंकि जो जिलाधीश WG आर्चर थे इनके कहने पर पुलिस ने वहां पर गोलियां चला दी थी और लाठीचार्ज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं में उदय हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय, तो वहां पर इसका 2 भागों में विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान। कनिष्क की बात करें, कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक में से एक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? तो पहली जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। और ये कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है बम्बई से थाने के मध्य जो है 34 किलोमीटर, बम्बई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर जो है रेलवे लाइन बिछाया गया था। 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? वो एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। तो ये तो एकदम से क्या है, जो है ये उसका मेन कारण नहीं था। वो उन जानवरों का पीछा करने जिसका वे शिकार करते थे। एकदम सही। जब वहां के जानवर खत्म हो जाते थे तो वो फिर दूसरी जगह पलायन कर जाते थे। और इसमें बताना है कौन सा कारण नहीं था, ये तो था। और एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, एकदम सही ये भी हो जाएगा, क्योंकि जब एक स्थान पर रहेंगे वहां के जानवरों भी कमी हो जाएगी, ये भी सही है। हमें बताना है कौन सा कारण नहीं था, तो ये भी आपका कारण था, ये आंसर नहीं होगा। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष करना,
ये गलत था। जो अन्य मतलब खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष नहीं होता था, वो लोग एक दूसरे को संघर्ष नहीं करते थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। नीचे दिए गए कोड के आधार पर उत्तर का चयन करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये हुआ था 1885 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन आपको 1920 में हुआ था। और इसकी बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। हमें इसमें बताना है कालक्रम के अनुसार, तो सबसे पहले आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये सभी एक कालक्रम से हैं, तो सही हो जाएगा 1 2 3 4, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जो है राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत इसमें जो है महालवाड़ी बंदोबस्त, जो महालवाड़ी बंदोबस्त थी, इसी में जो है जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। और ये महालवाड़ी की बात करेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम 1819 में आया था। 1819 में आया था। और ये कहाँ कहाँ ये व्यवस्था लागू थी? तो ये व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत एवं पंजाब प्रांत में सर्वप्रथम लागू की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, यूपी, पंजाब और मध्य प्रांत, ठीक है, इन जगहों पर ये जो सबसे पहले लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82, इस मुख्य उद्देश्य से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? धम्म, तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु नहीं, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने के हेतु ये भी नहीं, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के हेतु, ये एकदम सही है। उसने धम्म का जो प्रचार किया था वो अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए किया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड बेंटिक का क्या था? इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था 1829 में। लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया था। लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन जो है इन्होंने स्थानीय स्वशासन को शुरू किया था। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा D4, ये इसका राइट आंसर है। A2 B1 C3 D4, यही है ना? नहीं, C2 है, C2, अरे सॉरी उल्टा हो गया, ये इसका D का 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे D का 1 मिलाया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ब्रह्म समाज की स्थापना रामकृष्ण परमहंस, गलत। आर्य समाज राजा राम मोहन राय, ये भी गलत। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये भी गलत। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो मैडम ब्लावत्स्की ने की थी, तो एनी बेसेंट ने इसको नहीं किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में बदल दी? प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधि पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई, तो ये तो गलत है। कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए, ये भी गलत है। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, एकदम सही, जिसमें भारतीय लोगों का विस्तार, भारतीय उद्योग थे उनका क्या हो गया? विस्तार हो गया, ये इसका राइट आंसर है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है आपके बांकीपुर जेल में रखा गया था। और ये जो है 5 अगस्त 1942 को जो मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक ने जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, और उसी के समय जो है इन लोगों 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कर लिया गया था। और जो जब इनको कैद किया गया था तो 8 अगस्त को इनको जो है 8 अगस्त 1942 को जेल में डाल दिया गया था, बांकीपुर जेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा, तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश और लोधी वंश। तो सबसे पहले कौन सा वंश आता है? तो सबसे पहले आपको पता है गुलाम वंश आता है। इसकी डेट क्या है? 1206 से लेकर के लगभग आपका 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चलता है। इसके बाद फिर तुगलक वंश इसके बाद चलता है आपका 1320 से लेकर के 1414 तक चलता है। इसके बाद सैयद वंश की बात करें तो ये 1414 से लगभग 1450 ईस्वी तक चलता है। और लोधी वंश की बात करें तो ये 1450 से 1526 तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा ये बताना है कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आएगा आपका गुलाम वंश, अर्थात तीसरा आ जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा पहले से ही। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किया था। तो उसका जो नेतृत्व है वो किए थे सचिदानंद सिन्हा ने, इन्हीं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जो जनक है वो कहा जाता है आपको राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है, पुकारा गया है, ये बताना है। तो इंद्र को ऋग्वेद में जो है पुरंदर नाम से पुकारा गया है। इसका अर्थ होता है पुरंदर, अर्थात कीलों को तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ होता है कीलों को तोड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? तो विजयनगर साम्राज्य के दरबार में कौन आया था? तो वो था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर साम्राज्य में आया था और ये जो है 1443 ईस्वी में आया था। 1443 ईस्वी में जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये भी आपको याद रखना है। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? बाल विवाह, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो वैदिक युग था उसमें आपका बहुपत्नी प्रथा जो है प्रचलित थी और यहाँ पर बहुविवाह को प्रचलन दिया जाता था। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजा करके कोड का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनना है। कलिंग युद्ध की बात करेंगे। कलिंग युद्ध आपका हुआ था 261 ईस्वी में, इसके द्वारा हुआ था। तो आपको पता है अशोक के काल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका गुप्त काल की बात है 375 से 415 तक ये रहे। चाणक्य की बात करेंगे, चाणक्य जो है आपके लगभग इसमें 322 से पूर्व की बात है, ये ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क जो है ये 78 ईस्वी इनका शासनकाल है, 78 ईस्वी। यहाँ पे भी ईसा पूर्व है, कलिंग ईसा पूर्व है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? चाणक्य आएंगे, फिर इसके बाद कलिंग युद्ध, फिर चंद्रगुप्त, फिर इसके बाद कनिष्क और लास्ट में ये सेकंड ऑप्शन लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई थी। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में केंद्र में द्वैत शासन, गलत, ये गलत हो जाएगा। केंद्र में द्वैत शासन 1935 में लगा हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये भी गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में हुआ था उसमें जो है प्रांतों में द्वैत शासन शुरुआत हुई थी और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू हुआ था पार्लियामेंट्री सुधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? ये बात की गई थी दिल्ली के लाल किले भवन का के बारे में, यह इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? उस कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है बताना है। तो ये हो जाएगा रामानुज जो है 1017 ईस्वी में आए थे। और नामदेव की बात करें तो नामदेव जो है 1270 से 1350 तक थे। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 तक थे। और तुलसीदास की बात करें तो ये
1511 से 1623 ईस्वी तक थे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मेहरगढ़ की बात करेंगे तो मेहरगढ़ बेलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, एकदम सही है। और लोगों ने पहली बार जौ और गेहूं को उगाना सीखा था यहाँ पर, यह भी एकदम सही है। और मेहरगढ़ की बात करें तो वर्गाकार या आयताकार घर मिले यहाँ से तथा मेहरगढ़ में कई कब्रिस्तान भी पाए गए, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसके सभी कथन सत्य हैं। 8वीं से 14वीं शताब्दी के राजपूतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। राजपूतों का नाम राजपुत्र से लिया गया है, जिसका किसी शासक का पुत्र होता है। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 98 नंबर, तो ये हो जाएगा एकदम सही। वे योद्धाओं के समूह थे जिन्होंने क्षत्रिय जाति होने की हैसियत का दावा किया, एकदम सही है। और कवि और चारण राजपूतों का गुणगान करते थे, एकदम सही। जो वीर होता है कवि उसी के क्या करते थे, गुणगान करते थे, एकदम सभी कथन इसके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चुनाव करना है। सॉरी, असत्य कथन को बताना है, असत्य कथन। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा, शिवाजी के अष्टप्रधान का नेतृत्व पेशवा करता था, तो ये तो क्या है, सही है। पेशवा जो है इसका संचालन करता था या नेतृत्व करता था। मराठा सरदारों और प्रमुखों को भूमि राजस्व अनुदान दिया जाता था, जिसे सरंजाम कहा जाता था, एकदम सही। पेशवा का पद एक मराठा द्वारा सृजित पद था, ये गलत था, ये गलत था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा एवं विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कदम नहीं था? प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, ये तो सही था। कम्युनिस्ट पार्टी पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिया गया, ये नहीं था। जब्त किए गए हथियारों को वापस कर दिया गया और छीन लिए गए हथियारों के लाइसेंस बहाल कर दिए गए, ये भी सही है। इसका राइट आंसर बी, 2 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं ये वाताग्र के द्वारा अभिलक्षित होते हैं। और ये कहाँ पे आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, ये आपका जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहे हैं, तो वो जो है 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य आते हैं, 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। निम्नलिखित जीवाश्मों में से किस एक में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक प्रजाति विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, जहां पर भी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं वहां पर सबसे अधिक क्या पाई जाएगी? विविधता पाई जाएगी। अपने यहाँ जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो केरल के पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इनके जो है सही कोड का प्रयोग कर चयन करना है। समुद्री धारा और महासागर। अगुलहास जलधारा, अगुलहास की बात करेंगे तो अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर की धारा है, एकदम सही, ये हिंद महासागर हो जाएगा। एल नीनो की बात करेंगे तो एल नीनो जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर है, एल नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर की है। क्यूरोशियो की बात करेंगे तो क्यूरोशियो जो है उत्तरी प्रशांत महासागर है, क्यूरोशियो जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। और बेंगवेला की बात करेंगे तो बेंगवेला जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो इसको हम मिलाएंगे यहाँ पे A1B4, ये थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने का जो है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र आपका 79,719 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? तो दक्षिण एशिया के जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण एशिया में जो नगरीकरण का स्तर है दक्षिण में
और सबसे अधिक किस में है ये बताना है। तो सबसे अधिक पाकिस्तान में है, सबसे अधिक पाकिस्तान में है। अगर इसकी बात करें कि कितना इसमें इसका परसेंटेज है, पाकिस्तान में 34.9% नगरीकरण जनसंख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी हिमालय पर्वतमाला से उत्तरी हिमालय पर्वतमाला तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या है? तो दक्षिण से उत्तर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? हिमाद्री। दक्षिणी हिमालय की बात की गई है तो दक्षिणी हिमालय में सबसे पहले क्या आ जाएगा? हिमाद्री आ जाएगा। इसके बाद फिर आएगा हमारा लघु हिमालय, फिर शिवालिक। शिवालिक क्योंकि सबसे उत्तर में है, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। तो ये आपको पता ही है, दिल्ली में कौन सी नदी है? यमुना नदी है, और यमुना नदी को ये क्या कर रहा है? प्रदूषित। 108 नंबर, उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो दलदली और वनाच्छादित जो भूमि है इसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। ये हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप जो है 109 नंबर, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं है? तो पिलियन, हवाइयन, स्ट्रोम्बोलियन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका हवाइयन ज्वालामुखी है ये जो है विस्फोटक नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के जो है बताना है सही कोड का प्रयोग, सही उत्तर करना है, कोड का प्रयोग सही करके। निक पॉइंट की बात करेंगे तो ये आपका स्थित है जो है पुनर्युवन में, पुनर्युवन की प्रक्रिया से। घोल रंध्र की बात करेंगे तो घोल रंध्र आपका काष्ठ प्रक्रिया से संबंधित है। और अधिकेंद्र की बात करेंगे तो ये भूकंप से संबंधित है। जलोढ़ पंख जो है नदी है। A4B1, A4B1 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसकी निहारिका जो परिकल्पना है उसका प्रतिपादन करने वाले थे आपके लाप्लास। लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना की जो है उत्पत्ति का जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना, सेम क्वेश्चन, लाप्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापने वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? हल्का रंग, भूरा, पीला, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। रेड जेल, रेड जेल की बात करेंगे तो ये जर्मनी, रेड जेल जो है ये जर्मनी देश से संबंधित है। रेड जेल कौन थे? भूगोलवेत्ता थे, भूगोलविद। सैंपल की बात करेंगे तो सैंपल आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। डडले स्टैंप की बात करेंगे तो ये आपके ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, ग्रेट ब्रिटेन। ब्लांस की बात करेंगे तो ये फ्रांस से संबंधित है, ब्लांस फ्रांस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A4B3, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना एकदम सही है। कोलकाता की बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ये गलत है। कोयना की बात करेंगे जल विद्युत परियोजना स्थित है, एकदम सही है। इसका सुमेलित नहीं है कोलकाता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे संबंधित की जा सकती है? कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है इसके अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु है वो है आपके CWG प्रकार के प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? तो सबसे अधिक जो नहर सिंचित क्षेत्र है वो है आपका हो जाएगा दक्षिणी बिहार में जो है रोहतास। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, दक्षिणी दोलन साउदर्न ओसिलेशन कहते हैं, तो दक्षिणी दोलन किसे कहते हैं?
दक्षिणी अमेरिकी तापमान तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को नहीं, ये हम बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका तापमान तथा वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, ये भी नहीं। प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य जो घनिष्ठ संबंध होता है उसे हम दक्षिणी दोलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्रीक विवाद है, तो सर क्रीक जो विवाद है ये आपका संबंधित है भारत और पाकिस्तान के मध्य। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सर क्रीक विवाद है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बंटवारे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? तो मिशिगन झील के जो दक्षिण में स्थित है वो है आपका शिकागो गैरी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से जब निकटतम हो जाएगी तो हम उसे कहेंगे उपसौर, और जब सबसे अधिकतम होगी उसकी दूरी तो अपसौर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। जनजाति और राज्य, कुकी जनजाति की बात करेंगे तो कुकी जनजाति है आपकी मणिपुर वाले क्षेत्र में, अभी यहीं पे कुकी मैती संघर्ष हो रहा था मणिपुर में ही। बक्करवाल जनजाति की बात करेंगे तो बक्करवाल जनजाति आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मोपला जो है केरल में स्थित है, और डाफर की बात करेंगे तो डाफर आपके गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A3B4, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सही सम्मिलित करके सही आपको उत्तर बताना है। कृषि के प्रकार और कृषि से संबंधित क्षेत्र, तो स्थानांतरित कृषि जो है ये कहाँ पे होती है? तो स्थानांतरित जो कृषि होती है ये नागा पहाड़ियों में होती है। नागा जो पहाड़ियां हैं वहां पर इसको स्थानांतरित कृषि करते हैं। जीविका की बात करेंगे तो जीविका के जो कृषि है वो गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में होती है। वाणिज्यिक कृषि की बात करेंगे तो वाणिज्यिक कृषि जो अमेरिका के प्रेयरी प्रदेश में होती है। रोपण की बात करेंगे तो रोपण जो है असम के बागानों में होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A4B3, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? तो तंबाकू के प्रमुख उत्पादकों में है जो है आंध्र प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश और गुजरात में सबसे ज्यादा जो है तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। 124, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हो जाता है? तो हमेशा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो आपका गलत है, ये गलत है। ठीक है, पृथ्वी का अंश एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री वास्तविक रेखा नहीं है, यही इसका गलत है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 62.5 डिग्री का कोण बनाता है, एकदम सही। और अगर बात करें कि पृथ्वी अक्ष अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है तो वो है 23.5 डिग्री जो है ये झुकी हुई है, और कोण कितना बनाती है? तो ये 62.5 डिग्री का कोण बनाती है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे तो जो है इसकी खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है, ये गलत है। सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा सकती है, यह भी गलत। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, एकदम सही। जब सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ होगा तभी वहां पे खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो। इसका जो है ये तो गलत हो जाएगा। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो, ये भी नहीं। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जब क्या हो जाती है? शून्य होती है। अर्थात जैसे 5 लोगों की जरूरत है और उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं और वहां पे उत्पादकता क्या है? शून्य है, तो वो जो है छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम भी देते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसी को कहते हैं। 128 नंबर, कुटीर ज्योति योजना में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना, तो कुटीर ज्योति योजना से संबंधित है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना, नहीं।
ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, यह भी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सही पुट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना। टिहरी बांध आपका स्थित है, तो ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, एकदम सही। फिर सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, यह भी सही है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है और हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। सभी ऑप्शन सही सुमेलित, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जल विसर्जन के आधार पर भारतीय जल निकासी प्रणाली को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाहों को अलग करते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? ये हो जाता है आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो संविधान का अनुच्छेद 19(1), संविधान का अनुच्छेद 19(1) जी जो दिया हुआ है, अनुच्छेद 19(1) जी के तहत सब क्लॉज जो जी है उसके तहत भारत के सभी नागरिकों को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि सभी को जो है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो स्टार्टिंग में है जो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर किया गया था, बट वहां भी शुरू मतलब अब कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वे साधारण जनता के हितों के संरक्षण के लिए उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है या इस स्वतंत्रता के संबंध में आवश्यक योग्यता विहित कर सकती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, आर्टिकल 19(1) जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, ये तो एकदम से है, ठीक है। और जाति पूर्वग्रह, जातिगत पक्षपात में भी कमी आई है, एकदम सही। जब सारे बच्चे एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे स्कूल में, तो वहां पे जातिगत भेदभाव बहुत कम होने लगेगा। निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये इसका कोई तर्क नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद जो है आपका 37 में कहा गया है, आर्टिकल 37 में कहा गया है कि अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उल्लिखित है उनको हम जो है न्यायालय में जो है वर्ड क्या नहीं कर सकते, न्यायालय में इनको प्रश्नगत नहीं कर सकते, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में उल्लेख नहीं है। तो अनुच्छेद 51 में जो उल्लेख नहीं है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना, ये तो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करना, एकदम सही। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाना, एकदम सही। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे के हतोत्साहित करना, ये गलत है, ये वहां पे वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? वो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। और ये जो मसौदा समिति थी उसके 7 जो सदस्य थे और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। 7 सदस्यों के एक बार आपको नाम बता देते हैं। पहले थे भीमराव अम्बेडकर, दूसरे थे N गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, चौथे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, पांचवें थे N माधवराव, छठवें थे कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी और 7वें थे DP खेतान, जिनके ये TT कृष्णमाचार्य के स्थान पर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन शक्तियां की बात करेंगे, ये जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? ये आपका 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसमें जो है इसको हटा करके आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये अब कैसा अधिकार बन गया है? तो ये अब कानूनी अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार। पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने
का अधिकार है, किसको है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों को, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों से जब कानून पारित होगा तभी ये लागू होगा महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कार्यकाल के से संबंधित कौन सा क्रम सही है? ज्ञानी जैल सिंह सबसे पहले कौन आए थे? तो ज्ञानी जैल सिंह आए थे, एकदम सही। इसके बाद फिर आए थे आपके, तो वो थे, नहीं, सबसे पहले जो है ज्ञानी जैल सिंह नहीं आए थे, फखरुद्दीन अहमद, तो ज्ञानी जैल सिंह जो है ये आए थे आपके सेकेंड नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे आपके फखरुद्दीन अली, सही है, फखरुद्दीन अली सबसे पहले आए थे, फिर उनके बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यही इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, आपके अनुसार विकल्पों में से कौन सी दो शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं? तो उम्मीदवार घरेलू उपयोग की वस्तुओं का वितरण करता है, तो इसमें जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसमें से कौन सा जो है उल्लंघन कर रही है ये बताना है। और निर्वाचित होने पर पानी की समस्या का समाधान किया वादा, घर घर जाकर मतदाताओं से मिलने और उनसे मतदान करने का अनुरोध, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घरेलू वस्तुओं की जो है वस्तुएं वितरित करना, ये भी सही है, ये उल्लंघन करती हैं। निर्वाचित होने पर पानी की समस्या के समाधान का किया हुआ वादा अगर नहीं पूरा होता है तो ये भी है। घर घर जाकर मतदाताओं से मिलना, उन्हें मतदान करने के अनुरोध करना, अनुरोध करेंगे तो सही है। समर्थन पाने के लिए जाति और धर्म के आधार पर अपील करना, ये भी उनका खुद का मुद्दा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसमें जो है जोड़े गए थे आपके जो शब्द थे उन्हें हम कहते हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये कब जोड़ा गया था? तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। नागरिक अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल अधिकार के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया था, गलत, ये नहीं हुआ था। यह नागरिक अधिकार आंदोलन का परिणाम था, ये तो सही है। यह भी कहा गया कि सभी स्कूल अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए खुले होंगे और उन्हें अब विशेष रूप से उनके लिए स्थापित अलग स्कूलों में से नहीं जाना होगा, एकदम सही थे ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं ने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था। प्रीवी पर्स की बात करेंगे तो वो था आपका 26वें संविधान संशोधन। 26वें संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था, 1971 द्वारा प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की सहमति समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, ये तो है, ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी है। उम्मीदवारों का चयन करना, उम्मीदवारों का चयन करना जो है ये इसका कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साप्ताहिक बाजारों के लिए सही नहीं है? साप्ताहिक बाजारों के लिए जो सही नहीं है वो है आपका, कोई बाजार साप्ताहिक बाजार इसलिए कहलाता है क्योंकि यह सप्ताह के एक विशिष्ट दिन पर लगता है, नहीं। साप्ताहिक बाजारों में दुकानें स्थायी होती हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, घरेलू हिंसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? घरेलू हिंसा से तात्पर्य किसी वयस्क पुरुष समान रूप से पति द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध चोट या हानि पहुंचाना या चोट या हानि की धमकी देने हैं, ये तो सही है। चोट शारीरिक हानि का कारण बन सकती है, चोट जो है शारीरिक हानि का कारण बन सकती है, ये भी एकदम यह सही है। और ठीक है, वैसे बताने कौन सा सही नहीं है घरेलू हिंसा के संबंध में, तो ये जो है सही, घरेलू हिंसा के संबंध में ये सही नहीं है। चोट तो कैसे भी लग सकती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एकात्मक सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो एकात्मक सरकार के बारे में कौन सा सही है? सरकार का केवल एक ही स्तर होता है या उप इकाइयां केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका जो है सही है। और केंद्र सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकार को व्यवस्था हस्तांतरित कर सकती है, यह भी सही है। राज्य सरकार के पास स्वयं की ऐसी कोई शक्तियां नहीं होती जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ये गलत है।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था? ये हुआ था 36वें संविधान संशोधन 1975। 1975 में जो है 36वां संविधान संशोधन हुआ था और जो सिक्किम है, सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में मिला लिया गया था, 22वें राज्य के रूप में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति को नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनके लिए भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को भाग 9 के अंतर्गत, मतलब भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, पंचायत। यहाँ पे पंचायत शब्द जो है उल्लेख किया गया है पंचायतों का। आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है और आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल में नए हैं तो, ठीक है। और आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, आज आपकी 4 तारीख हो गई है, 4 दिसंबर, ठीक है। और उम्मीद है कि आपका सभी का एग्जाम 9 दिसंबर को है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आपको छूटना नहीं चाहिए। यही उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।